नमस्कार। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपका अगर स्टेट बैंक में या किसी भी बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अगर अकाउंट है तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इससे अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका नुकसान बचाए। नमस्कार। अगर आपका HCSS अकाउंट मैच्योर हो गया है या फिर आपका मैच्योर होने वाला है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या होता है HCSS अकाउंट मैच्योर होने के बाद काफी सीनियर सिटीजन ऐसी गलती करते हैं जिनसे उनको काफी फाइनेंशियल लॉस होता है। लेकिन सर अच्छी बात ये भी है, एक छोटा सा आपका डिसीजन है तो आपको काफी सारा इनकम अर्न करने में वो हेल्प करता है। तो मैंने आज की वीडियो में SCSS के एक्सटेंशन के सारे रूल, उसकी क्या फॉर्मूला है, क्या नियम, क्या फायदे, क्या नुकसान, इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन और एक ऐसा गोल्डन रूल समझाया है जो न तो किसी ने आपको समझाया होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट में यस जरूर से लिखना, जिससे मुझे आइडिया रहे कि मेरी ऑडियंस भी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ही। अधिकांश सीनियर सिटीजन को लगता है कि SCSS केवल सिर्फ 5 साल के लिए होता है। 5 साल हुए, पैसा वापस मिल गया और कहानी खत्म। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या सरकार आपको SCSS को आगे जारी रखने का मौका देती है? और अगर देती है तो क्या आपको वही का वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा? और आगे बढ़ते यही सब आपके सवालों के जवाब जानने के लिए। अब मान लीजिए कि आपका SCSS मैच्योर हो गया, लेकिन आपने ना तो एक्सटेंशन लिया ना तो अकाउंट क्लोज किया, तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में SCSS का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। हजारों सालों से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड खरीदने का तरीका अभी भी पुराना है। नॉट एनीमोर। अब गोल्ड खरीद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट जो है बैंक का या पोस्ट ऑफिस का उतना ही मिलेगा, यानी आपकी इनकम में बड़ा अंतर हो सकता है। मान लीजिए कि आपका SCSS का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2% और सेविंग बैंक में कहीं पे भी ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा नहीं है, तो अगर आपने एक्सटेंड नहीं करवाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपकी इनकम में देखिए कितना कटौती हो सकता है। इसीलिए आगे बने रहिए, मैं आपको सब नियम बताने वाला हूं। देखते हैं सर आगे क्या एक्सटेंड हो सकती है SCSS स्कीम। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि SCSS को एक्सटेंड किया जा सकता है। जवाब है हाँ जी, और यही जानकारी है जो बहुत से सीनियर सिटीजन को पता नहीं होती है। आप SCSS को 3 साल से अतिरिक्त ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहां से एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। सिर्फ एक्सटेंड कर लेना ही हमेशा सही फैसला नहीं होता है सर। कभी कभी नया अकाउंट खुलवाना भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे यार? तो मैंने सिंपल उदाहरण में आपको आगे वाली स्लाइड में बताया है, तो आप देखते रहिए। फिर एक्सटेंड करने के फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी इनकम कंटिन्यूस ही रहेगी। आपको नया कोई निवेश ढूंढने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप FD ढूंढो, म्यूचुअल फंड ढूंढो या फिर कोई नई स्कीम चुनो। अब इस सब परेशानियों से आप बच सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा एक्सटेंशन लेना ही चाहिए? नहीं जी, इसके लिए इंटरेस्ट का रूल भी आपको समझना काफी जरूरी है। तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपने समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि SCSS एक्सटेंड करने की लास्ट डेट क्या होती है। यहाँ पे लोग काफी मिस्टेक कर जाते हैं सर। मान लीजिए कि ये मिस्टर गुप्ता जी है, उनका SCSS अकाउंट 1 अप्रैल 2025 को मैच्योर हो गया।
अब उनकी डिसीजन मेकिंग अब शुरू होती है कि उनके पास एक्सटेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण विंडो ओपन होती है। अगर वो समय के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो उनका अकाउंट अगले नेक्स्ट 3 ईयर तक सेफ रहेगा। लेकिन समय निकल गया सर, तो ट्रेन निकल जाने के बाद आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो क्या होगा? आप कुछ नहीं, आपका सफर रुक जाएगा। इसीलिए डेट और डेडलाइन समझना बहुत 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 जरूरी है। फर्स्ट क्या है कि आपको एक्सटेंड करने के लिए फॉर्म बी सबमिट करना है, वो भी 1 साल के अंदर। आप बोलेगे यार 1 साल क्या है, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और आपका एक्सटेंशन बिगिन होगा 3 साल के लिए। अभी मान लीजिए कि साहब का कब होता था, 1 अप्रैल 2025 को, तो इसके लिए आपको फॉर्म बी सबमिट करना है 31 मार्च 2026। मीन्स आपका 1 साल खत्म होने के पहले आपको फॉर्म बी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने ये पीरियड के अंदर आपका फॉर्म बी सबमिट कर दिया एक्सटेंशन के लिए, तो आपका नया 3 साल का ब्लॉक मीन्स 3 साल के लिए आपका SCSS एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी डेट से एक्सटेंड होगा? आपका जब मैच्योरिटी हुआ ना उसके नेक्स्ट डे, मीन्स ये अपने केस के अंदर 1 अप्रैल 2025 से आपका SCSS एक्सटेंड होना चालू हो जाएगा। एक बात सर ध्यान में रखना, 1 साल के अंदर ही आपको एक्सटेंड करना है, तो ही आप ये दादा दादी की तरह एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा इनकम थोड़ा कम हो सकता है। तो चलो सब अब इंटरेस्ट की रूल समझते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट में अगर बेनिफिट नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए अब आपको हम ऐसी बात बताना हो कि जो काफी लोगों को नहीं पता होती और इनकम की लॉस हो जाती है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब आपका मान लीजिए कि आपका एक्सटेंशन स्वीकार हो गया है, तो आपको जो जो इंटरेस्ट रेट लागू होगी वो पूरे 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी। यानी अगर आपने SCSS एक्सटेंड किया और उसके बाद में गवर्नमेंट ने SCSS का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लेकिन और परंतु आपको सिर्फ और सिर्फ जो 3 साल वाला ब्लॉक का इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आपकी इनकम को लॉस नहीं होगा। अभी समझते हैं कि सर इंटरेस्ट मैच्योरिटी डेट पे रहेगा, नया रहेगा, पुराना वाला रहेगा, क्या रहेगा? तो देखिए अपने एक केस के अंदर क्या है कि मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 5 साल का, फिर मैच्योरिटी डेट आई और मैंने 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दी, और उसके बेनिफिट भी हमने देख लिए। अब सर नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एक्सटेंड करेंगे या नया अकाउंट खुलवाएंगे। ये लाइफ में सर डिसीजन काफी दिमाग लगा के सोच समझ के एक नोट और पेन पे इंटरेस्ट रेट लिखने के बाद ही लेना, अदरवाइज सर आपकी इनकम में काफी लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये पूरे वीडियो में आप अगर एक बात रखी ना, तो ये तय है कि आप एक्सटेंशन लेने से पहले हमेशा रेट कंपेयर करें। मींस क्या बोल रहा चाह रहा हूं सर मैं, पहले आपको एग्जिस्टिंग SCSS पे कितना इंटरेस्ट मिलता है वो एक पेपर में नोट करिए। उसके बाजू में अगर आप नई SCSS अकाउंट आज खुलवाते हो तो आपको कितना रेट मिलेगा। अब ये दोनों के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम फायदा ही होगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने पूरा एग्जांपल दिखाया है कि अपने को पुराना एक्सटेंड करना चाहिए कि नया SCSS ओपन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मिस्टर शर्मा जी है, उनका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट कितना है 8.2%। अगर वो आज की तारीख में नया SCSS ओपन करवाए थे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.8%। अब मान लीजिए कि उनको क्या 0.4% इंटरेस्ट छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि उनका 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग उनको 8.2% मिल रहा था और नया 7.8। अगर वो एक्सटेंड नहीं करवाते हैं तो उनको पर ईयर 12,000 का लॉस, मीन्स 3 साल के अंदर 36,000 का सीधा लॉस होता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि मुझे एक्सटेंड करवाने से फायदा ही होगा। देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड का भी एग्जांपल समझने लायक है। देखिए यहाँ पे एक क्या है कि
एग्जिस्टिंग मेरा SCSS का रेट है 7.4%। मीन जो मैंने पुराना SCSS खुलवाया उसमें मुझे 7.4% इंटरेस्ट मिल रहा है, और गवर्नमेंट ने ये साल मेरा SCSS का इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया है 8.2%। अगर आप 30 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते, मीन्स एग्जिस्टिंग को आप कैरी फॉरवर्ड करके 3 साल तक एक्सटेंड करते, तो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था 2,22,000। लेकिन अगर आप न्यू अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 30 लाख के ऊपर एग्जिस्टिंग रेट मेरा कितना है 8.2%, तो आपको मिल रहा है 2,46,000, मीन्स 2,46,000 इंटरेस्ट। तो सर आपको एक साल में 24,000 का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और 3 साल में 72,000। यही कारण से ब्लाइंडली एक्सटेंशन कभी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, एक नोट और पेन लेके सिंपली लिखे एग्जिस्टिंग कितना है और एक्सटेंड करता हो तो कितना मिलता है। तो आगे देखते हैं सर कि आज के पूरे वीडियो की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या थी। केवल सिर्फ सुविधा देखकर एक्सटेंशन का डिसीजन मत लीजिए, पहले रेट कंपेयर करिए फिर फैसला लीजिए। एक छोटी सी आदत आपकी रिटायरमेंट इनकम को काफी बढ़ा सकती है। अब सर अगर वीडियो आपको यहां तक अच्छा लगा है तो उसको एक बार लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे वीडियो बनाते हैं सर। रोज की एक चाय कितने की पड़ती है? 15 से 20 रुपए। अब आप सोचिए, सिर्फ 15 रुपए रोज में आपको AI मिल जाए जो वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, राकेश झुंझुनवाला की तरह सोच के आपके लिए स्टॉक। आपके एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे वीडियो बनाते हैं सर। फिर आता है कि फ्रेश डिपॉजिट, इसको माना जाएगा कि क्या माना जाएगा। अगर यहाँ पे सर एक पॉइंट समझने लायक है, अगर आपने एक्सटेंशन किया तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपकी टोटल लिमिट जो 30 लाख है ना, उससे ज्यादा एक तो नहीं होना चाहिए, और आप एक्सटेंशन में कोई नई अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। यानी मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि आपका 5 लाख का कोई SCSS था जिसका 5 साल खत्म हो गया, उसको आपको एक्सटेंड करना है तो आप 7 लाख नहीं कर सकते। जितनी अमाउंट आपने ओरिजिनल इन्वेस्ट की है, आप सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर जाते हैं कि क्या मुझे 80C के अंदर टैक्स का डिडक्शन जो बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा। आपको पता है, मैंने एक सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स कंपटीशन का सुपर डुपर वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और उसका लिंक पॉसिबल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आपके लिए वेरी इजी रहेगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपने पुराना टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया है तो सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख का डिडक्शन आपको मिल सकता है। अगर आप ये SCSS को एक्सटेंड करवाते हैं तो 80C का बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मींस 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये आपका एक्सटेंशन वाला विंडो आपके काम में नहीं रहेगा। तो अगर आप ओल्ड में जा रहे हो तो ये ध्यान में रखना। फिर लोगों का डाउट होता है कि सर इंटरेस्ट का क्या रहेगा, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। यहां पे भी आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट ही मिलेगा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी आपके बैंक अकाउंट में सीधा ही क्रेडिट हो जाता था, जैसे ओरिजिनल स्कीम में आपके अकाउंट में आ जाता था। अगर आप कुल SCSS में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो अभी के जो नियम है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप और आपकी वाइफ मिला के इंडिविजुअली 30 लाख और दोनों का मिला के 60 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सर एक मैं आपको टैक्स टिप देता हूँ, ये गलती मैंने काफी सारे सीनियर सिटीजन में देखी और मेरे क्लाइंट भी ये मिस्टेक करते हैं। क्या होता है सर कि हस्बैंड के अकाउंट में 50 लाख पड़े होते हैं, तो साहब क्या करते हैं, 30 लाख उनके अकाउंट में SCSS में डिपॉजिट कर देते हैं और उन्हीं के बैंक अकाउंट से वाइफ का 20 लाख का अलग से SCSS खुलवा दे। सर ये मिस्टेक कभी मत करना, इससे क्या होता है, इनकम टैक्स में क्लबिंग प्रोविजन है, आपकी वाइफ की भी जो इंटरेस्ट इनकम है ना वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, तो यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे प्रैक्टिकल इनकम टैक्स और इनकम टैक्स वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेगुलरली बनाते हो। अगर आप ये चैनल पे नए हो और आपके रिटायरमेंट इनकम को आपको सेफ रखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर। अभी सर यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक्सटेंशन के बाद भी आपका पैसा फंसता नहीं है।
तो क्या होता है, आपको एक सुपर डुपर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी जरूरत पड़ने पर आपको पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन सर हर एक के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यहाँ पे भी कंडीशन है, तो वो कंडीशन को ध्यान से समझते हैं। क्या है कि सर आपका प्रिंसिपल ऑलवेज सेफ तो है ही, और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर आपने 1 साल खत्म करने के बाद पैसा विड्रॉ किया तो सर पेनल्टी 0 है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सीनियर सिटीजन को कभी भी पैसे की जरूरत हो सकती है, किसी की हेल्थ का कोई भी इश्यू आए, फैमिली में कोई फंक्शन आए, बच्चों की शादी आए, अपनी हेल्थ का क्वेश्चन हो, तो 1 साल के बाद आप कभी भी पैसा पूरा प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते, 1% पेनल्टी नहीं है। लेकिन सर अगर मैंने 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ किया तो यहाँ पे रूल समझना जरूरी है। क्या है, यहाँ पे आपको पेनल्टी लग सकती है। आप बोलेंगे कितनी पेनल्टी है सर? यहाँ पे आपकी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1%, यानी अगर आपने 5 लाख का SCSS ओपन करवाया है और आप 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो 5 लाख का 1% मीन्स 5,000 आपको पेनल्टी लगेगी। गवर्नमेंट आपको 5 लाख में से 5,000 डिडक्ट करके 4,95,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। लेकिन ऐसा सर नहीं करना चाहिए। थोड़ा मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना था वो वाली वीडियो आपको याद हो तो मैंने SCSS की बनाई थी, उसमें आपको क्लियर कट समझाते आप ऐसी स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब तक का जो हमने देखा उसका एक सारांश सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड में देख लेते हैं कि आपको मैच्योर होने के बाद 1 साल के अंदर आपका SCSS अकाउंट एक्सटेंड कर देना है। आपका पैसा 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे, कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आप मैच्योरिटी तक आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहते हो तो आपको तो इनकम रेगुलरली मिलता ही रहेगा। पापा मैं आपका बैंक स्टेटमेंट देख रहा था, ये पैसे हर महीने क्रेडिट हो रहे हैं, ये क्या है? हाँ बेटा, ये मेरी FD है। मैंने मंथली पे आउट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है। मंथली पे आउट? FD में ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है? देखो बेटा, नॉर्मल FD में क्या होता है, आप पैसे डालते हो, पूरा टेन्योर वेट करते हो और एंड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इकट्ठा मिलता है। लेकिन मंथली पे आउट FD में इंटरेस्ट हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। ओह, मतलब आपकी FD आपको हर महीने इनकम दे रही है बिना कुछ किए? हाँ, और ये कोई साइड हसल या ट्रेडिंग का जुगाड़ नहीं है। मार्केट चाहे गिरे या ऊपर जाए, तुम्हारा पे आउट फिक्स रहता है। पापा ये सेफ है क्या? मैंने ये FD RBI रेगुलेटेड बैंक्स में बुक कराई है बेटा, और ये 5 लाख तक पर बैंक ये पैसे इंश्योर्ड भी होते हैं। कहाँ से बुक किया है आपने पापा इसको? स्टेबल मनी पर अलग अलग RBI रेगुलेटेड बैंक्स की मंथली पे आउट FD रेट्स एक ही जगह कंपेयर कर लो, बेस्ट ऑप्शन चुनो और डिजिटल KYC करो। FD बुक बिना ब्रांच जाए और पे आउट्स, रिन्यूअल्स, मैच्योरिटी सब एक ही डैशबोर्ड पर ट्रैक होता है। पूरी FD का कंट्रोल तुम्हारे फोन पर। ये तो सही है पापा, मैं अभी जाता हूँ और स्टेबल मनी का ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपको तो इनकम रेगुलरली मिलता ही रहेगा। अभी आप बोलेंगे कि यार इसको एक्सटेंड कैसे करें, एक्सटेंड करने का कोई प्रोसीजर है? एक्सटेंड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म B भरना है। आप बोलेंगे यार फॉर्म B कहां से लाए यार, और फॉर्म B में क्या क्या डिटेल्स है? डोंट वरी सर, मैं आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा, आप बस यहाँ पे बने रहिए। आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक तो पूरा आपका नाम लिखना है, आपका अकाउंट नंबर लिखना है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, आपकी कौन सी ब्रांच और पोस्ट ऑफिस में पैसा है, आपका कितना अमाउंट है और आपका सिग्नेचर। फॉर्म B इज वेरी सिंपल, आप इसको भर सकते हैं। अभी जरा आप बोलेंगे कि यार फॉर्म B लाए कहां से? देखिए, फॉर्म B लाने के अलग अलग तरीके। एक तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका पैसा इंडियन पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस की साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप बोले कि यार सर मैं तो इतना टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता हूं, ना तो कंप्यूटर है ना तो प्रिंटर है। कोई बात नहीं, ऐसे आपके लिए बैंक के काउंटर पे या पोस्ट ऑफिस में जाके भी आप फिजिकली इसको भर सकते हैं। लेकिन सर ये ऑनलाइन नहीं है, तो इसका याद रखना कि कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, तो आपको बैंक पे तो जाना ही पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि फॉर्म B के साथ क्या बैंक वाले हमारे पास और कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे? यस सर। क्या मांगेंगे? एक तो आपको बोलेंगे सर आपका SCSS अकाउंट नंबर क्या है, आपकी ओरिजिनल पासबुक मींस जो आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा वो पासबुक लेके जाइए, आपकी ओरिजिनल डिपॉजिट अमाउंट उसमें लिखी होगी, सो नॉट टू वरी।
मैच्योरिटी का प्रूफ मीन्स आपकी जो डेट है वो भी पासबुक के अंदर लिखी ही होंगी। और ये सब है ना सर, जिन दिन आपको बैंक में जाना उसके एक दिन पहले सब रेडी करके रखना, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, वो आपको बोलेंगे सर नेक्स्ट डे आओ, तो अपना टाइम वेस्ट ना हो और अपना प्रोसेस भी इजी हो जाए। अभी हमको सर काफी सीनियर सिटीजन ने ऐसा पूछा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने SCSS ओपन करवाया था मुंबई ब्रांच में, अभी मेरा शिफ्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया हूँ गुजरात के अंदर, तो क्या गुजरात में ये कर सकता हूँ? इसके लिए एक पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको सिर्फ होम ब्रांच मीन्स जहां पे आपको SCSS अकाउंट ओपन करवाया है आपने, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आपका एक्सटेंशन का फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। वहां पे आप फॉर्म B सबमिट कर दीजिए, आपकी ओरिजिनल पासबुक और आपकी वैलिड आईडी मीन्स आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल और एक एक उसका कॉपी भी आपके साथ में रखना। फिर था कि सर कैसे पता चलेगा कि ये बैंक वाले ने हमारा SCSS एक्सटेंड किया कि नहीं किया? देखो, आपको ना तो कोई वहां से मैसेज आता है, ना तो कोई वहां से व्हाट्सएप आता है, ना तो आप लोग इतना ईमेल देखते होगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बैंक वाले का पासबुक के ऊपर ओरिजिनल ऑफिशियल स्टैंप होना चाहिए, नई मैच्योरिटी डेट उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए कि सर आपका 3 साल के बाद वाला डेट ये है, और आपने जो भी उनको डॉक्यूमेंट दिए उन सब के ऊपर एक एक्नॉलेजमेंट ले लेना कि आपने सब सबमिट करवा दिया है। और अगर आप ऑनलाइन यूज करते हो तो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में आपका जो भी सेविंग बैंक है, गॉड अगर सपोज यही बैंक में है, तो वहां पे SCSS का स्टेटस भी दिखेगा कि अकाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। अभी क्विक चेकलिस्ट क्या था, फॉर्म B था, ओरिजिनल पासबुक, वैलिड आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड था, SCSS अकाउंट नंबर और जो मैच्योरिटी डेट है उसका प्रूफ लेके सर होम ब्रांच में जाने का। नाउ आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि SCSS अकाउंट को एक्सटेंड करे या नया करवाए? ये आपने अभी ये वीडियो के अंदर पूरा समझ लिया होगा। तो अभी क्या है, दोनों का एक कंपैरिजन मैंने बनाया है कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इसमें आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा, 3 साल के बाद उसको आप वापस से 3 साल एक्सटेंड कर सकते हो, तो नॉट टू वरी। आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में क्या था, 5 साल के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ कितना होता है, 3 साल के लिए ब्लॉक होता है। अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, जैसे ही आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का पीरियड खत्म होता है उसके 1 साल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, और वहां पे 5 साल के लिए आपका पैसा फ्रीज हो चुका है। फिर यहाँ पे ATC के बेनिफिट की बात करते हैं। अगर आप एक्सटेंड करवाते हो तो एक्सटेंड वाले अमाउंट के अंदर आपको ATC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हो और इनकम टैक्स के अंदर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने वाले हो तो आपके लिए नया अकाउंट ओपन करवाना बेनिफिशियल रहेगा। यस, ये एक सर पॉइंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्सटेंड करवाते हो तो कोई भी नई अमाउंट ऐड करके एक्सटेंड नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। आपकी रिटायरमेंट की इनकम काफी बढ़ सकती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको दूसरे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ थोड़ा भी लव है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कर भला तो हो भला, एंड वी ऑलवेज बिलीव इन शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ऐसे टैक्स प्लानिंग वाले वीडियो, फाइनेंशियल वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू माई सीनियर सिटीजन, थैंक यू। Final call, parents. Give your child the right Olympiad practice with smart maths tricks and SOF core questions. Class 1 to 9, today only 29 rupees. 6 days